औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, 25 साल को रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष की तरफ से उनको 104वीं गाली दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें औरंगजेब तक कहा गया, मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए विवादित बयान दे डाला। तो कोडरमा के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है, मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी मैदान में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए विवादित बयान दे डाला है। तो कोडरमा के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव मोदी को धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। इथे मोदी जन्माला आले, त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये स्वाभिमानाचे विरोध। देश के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उन पर गोली चलाया जा रहा है और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? अब नरेंद्र मोदी को लेकर के किसने क्या कुछ कहा है वो एक एक कर जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जहरीले सांप की तरह है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। दूसरी तरफ जयराम रमेश की बात करें, हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे मोदी, तो ये बयान सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। सुबोधकांत सहाय कहते हैं मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राम कहते हैं मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी क्या कहा, इतिहास के सबसे क्रूर प्रधानमंत्री राहुल गांधी, वो कहते हैं कि पीएम मोदी भोंपू और जेब कतरा है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि मोदी गंदी नाली जैसे। उसके बाद से प्रियंका गांधी कहती हैं कि इनसे बड़ा कायर और कमजोर पीएम नहीं देखा। संजय निरुपम का बयान देखिए, औरंगजेब क्या आधुनिक अवतार। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। तो इस तरीके के बयान सामने आते रहे। मणिशंकर अय्यर ने कहा यह आदमी बहुत नीच किस्म का है। सोनिया गांधी कहती हैं मोदी जहर का बीज बोते हैं। वहीं मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि सांप, बिच्छू और गंदा आदमी से प्रधानमंत्री को नवाजते हैं। रेणुका चौधरी क्या कहती हैं, मोदी न्यूमोनिया की तरह वायरल है। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पनौती है। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस पर हमलावर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और देखिए ये ऐसे बयान, प्रतिक्रियाएं सामने नरेंद्र मोदी को लेकर के। तो देखिए विरोधी पीएम मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। संजय राउत और आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव के बयान के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है।
यानी प्रधानमंत्री जी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सामने आईना रख लेना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की है, श्री राहुल गांधी जी के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए क्या क्या नहीं कहे गए हैं। जब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब दिया जाता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये भावनात्मक इमोशनल जनता के पास अपनी बात करके सोच रहे हैं जनता उनके इमोशनल कार्ड में प्रभावित हो जाएगी। विपक्ष के पास आज सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध। और अपनी इस विरोध की राजनीति में काफी हद तक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विपक्ष कभी कभी माननीय नरेंद्र मोदी के विरोध में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाता है जो गाली लगती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी हुई हर एक गाली इस देश के विकास को गाली है, इस देश के आत्मसम्मान को गाली है। विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े दल के नेता इस तरह का रोना रोएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आता। चुनावी समय है, नाटक होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे जनता को समझ में आ जाए। कांग्रेस की विधवा कहने वाले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले, जर्सी गाय कहने वाले, इस तरह से की बातें करने वाले जो खुद अपनी भाषा पे कभी नियंत्रण नहीं रखे और खास करके सार्वजनिक मंचों पे, उनको तो ये बातें शोभा नहीं देती। देश का विपक्ष जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है वो घोर आपत्तिजनक और शर्मनाक है। विपक्ष की हताशा, परेशानी, बौखलाहट ही परिलक्षित इससे हो रही है। क्या विपक्ष अभद्र टिप्पणियों के सहारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करके सत्ता पाने का हसीन सपना देख रही है? तो देखिए, पीएम मोदी को गाली देने का सिलसिला जारी है। संजय राउत ने मोदी की तुलना औरंगजेब से कर डाली, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। वहीं आरजेडी नेता की अगर बात करें, जो बयान हमने आपको सुनाया भी, आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव ने धमकी तक दे डाली और उन्होंने खोपड़ी में गोली मारने की धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी। अब बात करते हैं तमिलनाडु में मंत्री पीएम अनबरसन की। उनका बयान सामने आता है, मैं मंत्री ना होता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। अब राहुल गांधी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा था। इसके बाद विपक्ष की जो गाली पॉलिटिक्स है वो जारी है और पीएम मोदी लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। देश की जनता से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव है। दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें गाली दे रहा है। विवादित बयानों की बौछार पीएम मोदी पर है और पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसा था। रोज 2 से 3 किलो गालियां मिलती है। गाली को पोषक तत्वों की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी गाली देने से विरोधियों को नुकसान होता है। मोदी को अपशब्द कहने से क्या वोट मिलता है, यह सवाल है। और क्या विपक्ष गाली दे रहा है और उतने ही वोट जुटा रहा है? मोदी को लेकर अपशब्दों की बात करें तो 2014 में मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी को चाय वाला बोला था। 2014 में ही बीजेपी सत्ता में आ गई। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा। कांग्रेस 2019 में और ज्यादा सिमट गई। यानी कि जब जब विपक्ष के नेता मोदी को अपशब्द कहते हैं, तब तब बीजेपी और मजबूत होती है और विपक्ष की फजीहत हो जाती है। और एक बार फिर से ऐसे ही बयान, ऐसी ही प्रतिक्रियाओं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है और तंज कसा है कि विपक्ष चाहे जितनी भी गालियां दे ले, मोदी उतने मजबूत हो जा रहे हैं, बीजेपी उतनी मजबूत होती जा रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। आरजेडी का गया लोकसभा उम्मीदवार तय हो चुका है। कुमार सर्वजीत गया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ कुमार सर्वजीत को आरजेडी का सिंबल जो है वो मिल चुका है। इसके साथ कुमार सर्वजीत गया लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब नामांकन की तारीख जो है 28 मार्च को होगी, जब कुमार सर्वजीत अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे गया लोकसभा सीट से। तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के हाथों
आरजेडी का सिंबल मिला। कुमार सरजीत ने लालू प्रसाद और तेजस्वी को धन्यवाद दिया है। और बता दें कि सरजीत कुमार पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, इस विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ और नामों की। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिल चुका है। वहीं सुरेंद्र यादव की अगर बात करें तो सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। तो ये कुछ नाम जो है वो सामने आ चुके हैं और किन किन सीटों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल जेडीयू देने जा रहा है। सिवान से उम्मीदवार बदलने की भी चर्चा इस बीच है कि सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार यहां पर हो सकता है। फिलहाल कविता सिंह की अगर बात करें तो सिवान से सांसद है, लेकिन इस बार सांसद का टिकट यहां से कट सकता है, यानी कि कविता सिंह का टिकट यहां से कट सकता है। किशनगंज की अगर बात करें तो यहां भी नए चेहरे की बात हो रही है और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है, तो वहीं नए चेहरों पर भी कुछ सीटों पर जेडीयू ने दांव खेलने की तैयारी कर रखी है। जो फिलहाल 2 सीटों की बात सामने आ रही है कि किशनगंज से मास्टर मुजाहिद उम्मीदवार हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ सिवान से सांसद कविता सिंह को बदला जा सकता है। यहां से कुशवाहा जाति के प्रत्याशी को जेडीयू चुनाव मैदान में उतार सकता है। पटना से बड़ी खबर है, जहां गया से जीतन राम मांझी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तारीख क्या होगी? तो तारीख होगी 28 मार्च की, जब जीतन राम मांझी अपना नॉमिनेशन इस सीट के लिए फाइल करेंगे। गया लोकसभा पर जीतन राम मांझी और सरजीत आमने सामने होंगे, क्योंकि सरजीत को लेकर के आरजेडी ने सिंबल दे दिया है और अब उनके खिलाफ जो है वो जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में होंगे। गया सीट की अगर बात करें तो इससे पहले ये सीट जेडीयू के पास थी और अब इस सीट पर जीतन राम मांझी यानी कि हम पार्टी चुनाव लड़ रही है और सरजीत और जीतन राम मांझी आमने सामने गया सीट पर होंगे। तो ये हम आपको कुछ नाम दिखा रहे हैं। प्रत्याशियों का नॉमिनेशन कब होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी है वो काफी तेज है। कहीं पर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है, तो कहीं अब नॉमिनेशन कब कौन से उम्मीदवार करेंगे ये भी अब तारीख निकल करके सामने आ रही है। तो जीतन राम मांझी गया सीट से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम के खाते में एक सीट आई है, एनडीए के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कुमार सरजीत आरजेडी से प्रत्याशी होंगे, यानी कि इस मुकाबले पर सबकी नजर भी है। एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान मुंबई में बिहारी और झारखंड के वोटर्स से मुलाकात की है। दरअसल उद्योगपति राजेंद्र प्रताप सिंह की बेटे की शादी में पहुंचे युवा नेता चिराग पासवान शिरडी में साईं बाबा के भी दर्शन करेंगे। तो देखिए, चिराग पासवान भी काफी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे लोगों से बातचीत हो। झारखंड के वोटर्स से भी इस बीच मुलाकात की है, बिहार और झारखंड के वोटर्स से उन्होंने मुलाकात की है। बता दें कि उद्योगपति राजेंद्र प्रताप सिंह की बेटे की शादी में युवा नेता चिराग पासवान शिरडी में साईं बाबा के दर्शन भी करेंगे और इस दौरान की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जाकर के लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के पक्ष में वो मतदान करें। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी इस बार लड़ रही है। मजबूती के साथ लड़ने का दावा भी चिराग पासवान कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच भी जाने का सिलसिला जारी रखा है। पासवान अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं और रामविलास पासवान की जो विरासत है उस विरासत को लेकर के आगे चिराग पासवान बढ़ रहे हैं और उसी की लड़ाई भी अपने चाचा से भी उन्होंने लड़ी, खास करके हाजीपुर सीट को लेकर के। और आखिरकार चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा जताया, 5 सीटें इनके खाते में आई। हालांकि पिछले 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 सीटें इनके खाते में ज़्यादा थी, यानी कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
बढ़ते आगे बड़ी खबर बेतिया से है, जहां सेंट्रल बैंक के चनपटिया शाखा के प्रबंधक अंशु सिन्हा को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर रात सीबीआई की टीम शाखा प्रबंधक के साथ ही बैंक के चपरासी को भी गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बैंक मैनेजर के बैंक खातों को भी फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। पूर्णिया स्थित बैंक मैनेजर के पैतृक निवास पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ है। तो 9 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक गिरफ्तार किए गए हैं। चनपटिया से पूरा यह मामला सामने आया है। चनपटिया शाखा के प्रबंधक की गिरफ्तारी हुई है। शिक्षा विभाग के नए फरमान से शिक्षकों में आक्रोश है। होली के दिन भी प्रशिक्षण से शिक्षक नाराज नजर आ रहे। बिहार के 19,200 शिक्षक को ट्रेनिंग लेनी है। के पाठक के निर्देश पर शेड्यूल जारी किया गया। 25 से 30 मार्च तक शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी है और इसी का विरोध किया जा रहा है कि जब जब पर्व त्योहार के मौके आते हैं आप हमें प्रशिक्षण में लगा देते हैं। बिहार के 78 ट्रेनिंग संस्थानों में प्रशिक्षण इनका होना है। शिक्षक संघ ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ का आरोप है कि हिंदुओं के त्योहारों को मजाक इसलिए इसने बना दिया है। पिछले 8 महीने से हिंदुओं के त्योहार पर छुट्टी नहीं दी जा रही है। सीएम नीतीश संज्ञान अगर नहीं लेंगे तो सड़क पर शिक्षक उतरेंगे। 26 और 27 को अवकाश तालिका के मुताबिक अवकाश इन्हें मिलना है। सरकार के द्वारा 25 से लेकर के 30 मार्च तक बिहार के 78 प्रशिक्षण संस्थानों में हजारों की संख्या में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया गया है और ज्ञातव्य है कि 26 और 27 मार्च को बिहार के सरकारी विद्यालयों में होली का अवकाश पूर्व से निर्धारित है। विभाग जानबूझ करके हिंदू पर्व त्योहार के दौरान लगातार इस प्रकार का आदेश निकाल रहा है। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर के एक और आरोपी हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया से पूछताछ जारी है। सच उगलवाने में एसआईटी की टीम जुटी हुई है। एसआईटी को रिमांड मिली है। 3 परीक्षा माफियाओं की 48 घंटे की रिमांड एसआईटी को मिली है। तो एसआईटी अलग अलग ठिकाने पर लगातार छापेमारी भी कर रही है। पूछताछ को लेकर ईओयू ने सवालों की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। तो 3 पेपर लीक कांड मामले में ईओयू की एसआईटी की लगातार अनुसंधान जो है वो जारी है और बताते चले कि एसआईटी जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो है वो छापेमारी कर रही है। और इस बीच ईओयू ने इस मामले में जो 3 अभियुक्त हैं उन्हें 2 दिनों के लिए रिमांड पे लिया है। विशाल कुमार चौरसिया हैं, अभिषेक कुमार हैं और विक्की कुमार हैं। इन तीनों 2 दिनों के लिए रिमांड पे ईओयू ने लिया है और आज से ईओयू जो है वो पूछताछ करेगी इन तीनों से। सवालों की बड़ी फहरिस्त भी जो है वो ईओयू ने तैयार कर रखा है। आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं हमारे, उनसे जो जानकारी मिली है कि विशाल ने ही कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की बात की जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को गिरफ्तारी के समय दी थी। अब आज ईओयू इस प्रश्न का जवाब इन तीनों से हासिल करना चाहेगी कि सोलोवर गिरोह के इस बात की जानकारी जो है वो किसने दी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक जो है वो कोलकाता से किया जा सकता है। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में ये क्वेश्चन जो है वो छपने के लिए गया है और वहां किन किन लोगों से संपर्क कर प्रश्न पत्र लीक कराया गया है, इसकी जानकारी, इसका सवाल का जवाब जो है वो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो खंगालना चाहेगी इन तीनों से। और इसमें परीक्षा संचालन से जुड़े कौन सा शख्स शामिल है उसकी तलाश भी ईओयू कर रही है। बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार एसआईटी की जो टीम है वो साइबर एसपी के नेतृत्व में जो गठित की गई है 8 सदस्यीय टीम, वो लगातार इस मामले का अनुसंधान कर रही है और उसी के तहत इन तीनों को जो है 48 घंटे के लिए रिमांड पे लिया गया है और आज इन तीनों से पूछताछ किया जाएगा। तमाम जानकारी जो हासिल करना चाहती है आर्थिक अपराध इकाई वो आज से करना शुरू करेगी अगले 48 घंटे के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक कांड के 3 आरोपियों से ईओयू की टीम आज से कल शाम तक पूछताछ करेगी। जिन 3 अभियुक्तों से ईओयू पूछताछ कर रही है। और देखिए इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आग से में जिंदा 5 लोग एक ही परिवार के जले हैं। जयसल्या गांव में भीषण हादसा हुआ है। आग में जिंदा एक ही परिवार के 5 लोग जले हैं।
3 बच्चे और माता पिता की मौत हो गई है। बिहार के रहने वाले ये सभी लोग थे। विश्वकर्मा थाना इलाके में हादसा हुआ। पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया और बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और माता पिता की मौत हुई है। और ये सभी लोग, ये परिवार बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में रह रहकर बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी पटना समेत बिहार के लगभग 20 जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। सावन सा नजारा पिछले अगर कहें तो लगभग 32 घंटे के दौरान पटना समेत पूरे बिहार में रह रह करके बारिश होती रही। अगर हम बात करें तो पटना राजधानी समेत 26 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई। पटना में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। राजधानी में सावन जैसा नज़ारा देखने को मिला और 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो भी ठंडी हवा चलती रही, जिसके कारण तापमान में 12 डिग्री के करीब में गिरावट देखने को मिली। और बताते चले कि आज भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये आशंका जताई गई है कि पटना समेत राज्य के 20 जिलों में जो है वो बारिश होने की संभावना जताई गई है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। और साथ ही साथ जो मेघ गर्जन है, ठंड का गिरने का भी जो आसार जो है वो जताए गए हैं। और बताते चलें कि जिन जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है उसमें पटना, नालंदा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया के अलावा हम बात करें किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया है। जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि 22 तारीख को यानी कि कल दोपहर तक जो है वो बारिश की संभावना जो है वो बनी रहेगी। और जो संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि आप खुले में ना जाएं, बहुत आवश्यक हो तभी जाएं। और अगर कहीं ठंड का गिरता है तो वहां बचाव के जो उपाय हैं मौसम विभाग की तरफ से या आपदा विभाग की तरफ से जो बताए गए हैं उसका ध्यान जरूर रखें। कैमरा पर्सन नजर दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।